हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन। वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 4, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जिसमें मैं आपके साथ में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किस तरीके से आपकी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस बनते हैं, और जहाँ पर भी जो भी एडिशनल पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप सभी लोग एनसीईआरटी को अपनी कवर कर रहे होंगे, और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार फिर से अपनी एनसीईआरटी को लेकर के ही बैठेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 4, जिसमें हम लोग आज चैप्टर को फिनिश करेंगे। और अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहली बार विजिट करे हो, तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर विजिट करो। सारे ही लेक्चर्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और कंप्लीटली मैं इसी चैनल पर क्लास 11th और क्लास 12th के पूरी एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर फर्स्ट टाइम विजिट की हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का फोर्थ लेक्चर, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीलिया और फ्लैजिला को। सीलिया और फ्लैजिला को स्टार्ट करते हैं। क्या है सीलिया और फ्लैजिला? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये दो ऐसे ऑर्गन होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो मोटिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। मोटिलिटी मतलब क्या हुआ? मोटिलिटी का मूवमेंट में ये अपना रोल प्ले करेंगे। किस में रोल प्ले करते हैं ये? मूवमेंट में। ठीक है, अब ध्यान से समझना है इसको। सीलिया, जिसको अगर हम सिंगुलर फॉर्म देखें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीलियम। और अगर फ्लैजिला की सिंगुलर फॉर्म देखोगे तब क्या कहेंगे? फ्लैजिलम। तो सीलिया जो टर्म यूज कर रहे हैं वो किसके लिए है? प्लूरल फॉर्म। फ्लैजिला जो टर्म यूज कर रहे हो किसके लिए? प्लूरल फॉर्म। अगर आप इसकी सिंगुलर फॉर्म को देखोगे तो फ्लैजिला की सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगी? फ्लैजिलम। और सीलिया की सिंगुलर फॉर्म, सीलिया की जो सिंगुलर फॉर्म होगी वो क्या होगी? सीलियम। अब देखना जरा ध्यान से समझिएगा। सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक। आपको ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कैसा होगा? हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर। सीलिया जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, जबकि फ्लैजिला साइज में बड़े होते हैं। मैंने आपको सीलिया और फ्लैजिला जब नोट्स बनवाए वहां पर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस प्रॉपरली लिखवाया है। विच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने अगर कभी बोटिंग किया हो तो आपने देखा होगा, जो बोट करने वाला बंदा होता है, बोट वाला जो बंदा होता है, तो जो आपको बोटिंग कराता है उसके पास में एक चीज होती है जिसके थ्रू वो पानी को पीछे की तरफ लेकर के जाता है, लहर को, जिससे कि जो बोट होती है वो आगे की तरफ बढ़ती जाती है। सेम यही चीज आपको देखने को मिलेगी जो भी जैसे ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास में। सपोज करो ये इस तरीके से बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट हैं, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट। हम लोग एग्जाम्पल मान के चलते हैं ये है पैरामीशियम। तो ये क्या करेगा? वाटर को, जो भी उसका करंट होगा उसको पीछे की तरफ बहाता हुआ लेकर के जाएगा, जिससे क्या होगा? ये आगे की तरफ मूव करता हुआ चला जाएगा। ये चीज होती है इसका। ओर्स का भी यही सेम फंक्शन होता है जैसे कि सीलिया और फ्लैजिला का। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला वर्क करते हैं एज ओर्स। इसके आगे देखेंगे कहानी क्या है। कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। जो आसपास के एरिया है, हम कह सकते हैं कि वो फ्लूइड को जो है वो मूव कराता है, या फिर सेल का मूवमेंट हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर। फ्लैजिला का साइज बड़ा होता है, लॉन्गर होते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। और ये भी सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पॉसेस फ्लैजिला। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करोगे वहां पर आपको फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। लेकिन इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको देखने को मिलता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है। दोनों का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। The electron microscope study of a cilium or the flagellum show that they are covered with plasma membrane। कह रहा है जो आपका स्ट्रक्चर होता है फ्लैजेला का और सीलिया का, दोनों के आउटर जो कवरिंग होती है वहां पर आपको एक थिन लेयर देखने को मिलती है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जैसे कि अगर आपके पास में ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग फ्लैजेला मान लें, तो अगर आप इसको बाहर से देखोगे इसकी जो कोर होती है उस कोर का नाम होता है एक्सोनीम। तो हमारे पास में जो कोर होती है उसको हम लोग एक्सोनीम बोलते हैं, फ्लैजेला या फिर सीलिया की। possess a number of microtubules running parallel to the long axis। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं जब आप एक्सोनीम का स्ट्रक्चर देखते हो। इसके अलावा the axoneme usually has 9 doublets, very important।
आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो आपको पेरिफेरल फॉर्म में 9 डबलेट्स देखने को मिलेंगे, रेडियली अरेंज्ड होते हैं, पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के नाम से भी जानते हैं। जो डबलेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 9 डबलेट्स देखने को मिलेंगे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के नाम से इनको जाना जाता है। एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली, और एक पेयर आपको देखने को मिलेगा बीच में, जो कि आपको सिंगलेट फॉर्म के तरह देखने को मिलता है, जो कि बीच में आपको दो माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे, उसको हम लोग सिंगलेट के नाम से जानते हैं। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर टू एज 9+2। आपको इस तरीके का जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज, जो हमारा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिज, और जो हमारे पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी एक स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, वो भी हमारे ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको जो ब्रिज देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ में इसके चारों तरफ दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगी एक सेंट्रल शीथ। जब आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा वहां पर मैंने आपको दिखाया है प्रॉपरली करके कि किस तरीके से आपको 9 का जो डबलेट्स है वो देखने को मिल रहा है, बीच में आपको दो सेंट्रल सिंगलेट्स देखने को मिल रहे हैं, और इसी वजह से इसको 9+2 अरेंजमेंट बोला जाता है, which is connected to one of the tubules और each peripheral doublets by a radial spoke। अब आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो हर एक 9 डबलेट्स जो हमारे पास में बने हुए हैं, हर एक डबलेट से एक स्ट्रक्चर अंदर की तरफ हमें देखने को मिलेगा, जिसको रेडियल स्पोक के नाम से जानते हैं। thus there are 9 रेडियल स्पोक्स, और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 9 अगर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या फिर डबलेट्स हैं, तो उतने ही हमारे पास में क्या होंगे, रेडियल स्पोक्स होंगे, बिकॉज हर एक डबलेट से एक रेडियल स्पोक अराइज होता है। The peripheral doublets are also interconnected by linkers, हम लोग linkers भी कह सकते हैं, या फिर डबलेट के बीच में हमें ब्रिज ब्रिज देखने को मिल रहा है वो भी बोल सकते हैं। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजुलम emerge from centriole like structure, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बेसल बॉडीज के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, बेसल बॉडीज के नाम से जानेंगे। अब ध्यान से समझना, आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे कि ये हमारे पास में एक मेम्ब्रेन है फ्लैजुला की या फिर सीलिया की। अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 9 डबलेट्स देखने को मिलेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ पर लगा देते हैं 9। इस तरीके से होते हैं, और हर एक स्ट्रक्चर से ऐसे करके अंदर की तरफ आपको रेडियल स्पोक देखने को मिलेगा, इस तरीके से रेडियल स्पोक देखने को मिलेगा। तो 9 तो आपको डबलेट्स देखने को मिल रहे हैं, और एक अंदर की तरफ आपको रेडियल स्पोक देखने को मिल रहा है, सिंगलेट एक देखने को मिलेगा इस तरीके से, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और दोनों के पास में एक एक इस तरीके से सेंट्रल शीथ होती है। ये जितने भी डबलेट्स हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास में लिंकर्स हैं। सारे के सारे जितने भी हैं एक दूसरे को कनेक्ट करके रखे हुए हैं, सारे क्या कहलाएंगे, लिंकर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से फ्लैजिला और सीलियम का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और आपको ये जो चीज देखने को मिल रही है 9, जो पेरिफेरल मतलब चारों तरफ जो है वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और डबलेट की फॉर्म में है, और जो बीच में आपको देखने को मिल रहा है 2 हैं और सिंगलेट की फॉर्म में। तो 9 आपको पेरिफेरल और 2 सेंट्रल, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं 9+2 का अरेंजमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अगला टॉपिक, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। चलो भाई, सेंट्रोजोम को देख लिया जाए। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स अगला टॉपिक अपना ये होने वाला है, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो देखेंगे आपके पास में जो स्ट्रक्चर सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल क्या होते हैं उसके बारे में जान लिया जाए। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं। सेंट्रोजोम्स इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर
कितने सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इसके पास में होते हैं? 2। और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को सेंट्रियोल बोलते हैं। दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। आपको यहाँ पर एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल देखने को मिलेगा। बोथ द सेंट्रियोल्स इज बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको कह रहा है कि जो सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो आपको सेंट्रियोल्स देखने को मिलते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ट्रांसवर्स सेक्शन के फॉर्म में, तब आपको यहाँ पर कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बना करके दिखाता हूँ। ये आपका एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये एक सेंट्रियोल है, एक ये सेंट्रियोल है। अगर आप इसके चारों तरफ देखोगे ये एमोर्फस फ्लूइड है, ठीक है, ये एमोर्फस फ्लूइड है। अब इस एमोर्फस फ्लूइड के साथ अगर आप सेंट्रियोल को देखोगे, हम इसको कहेंगे ये हमारा सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर है। ये सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। अब आपसे क्या कह रहा है, ये दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देख सकते हो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पर जो बोला है, जो कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बना हुआ होता है 9 आपको फाइब्रिल पेरिफेरल फॉर्म स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ईच ऑफ द प्रोटीन, जितने भी आपको यहाँ पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, सारे के सारे ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे। अभी आपने देखा जब हम लोग फ्लैजिला और सीलिया के बारे में बात कर रहे थे, पेरीफेरल स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा था 9 थे पेरीफेरल फॉर्म में, डबलेट की फॉर्म में थे। यहाँ पर भी 9 होंगे पेरीफेरल की फॉर्म में, ट्रिपलेट की तरह हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जितने भी ट्रिपलेट्स होते हैं वो सारे के सारे जुड़े हुए होते हैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको हम लोग कह सकते हैं लिंकर्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन, इसका जो बीच का पार्ट होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रोटीनेशियस पार्ट। वो जितना भी पार्ट होगा वो प्रोटीनेशियस पार्ट होगा, और उस पार्ट को हम लोग कहते हैं हब। ये एक प्रोटीन हब होता है विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। यहाँ पर आपको रेडियल स्पोक्स देखने को मिलेंगे जो एक दूसरे से कनेक्ट करके रखेंगे बीच वाले पार्ट को, मेड ऑफ द प्रोटीन, जो कि प्रोटीन का बना हुआ होगा। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी। अब सेंट्रियोल का फंक्शन बताना है कि ये क्या बनाएगा, बेसल बॉडी बनाने का काम करता है। किसकी बेसल बॉडी बनाता है? सीलिया और फ्लैजिला की। साथ ही साथ में और इसका काम होता है स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करना। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जब सेल डिवीजन का चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं वहां पर आप लोगों को पता चलेगा कि जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तब सेंट्रियोल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स करते क्या हैं, ये सेंट्रोजोम के साथ, ये क्रोमोजोम के साथ में अटैच हो जाते हैं और फिर आगे की जो भी परफॉर्मेंस होती है वहां पर हमें देखने को मिलती है, जिसको डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं सेल डिवीजन का। जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर आपको मैं बहुत एक्सप्लेनेशन करूंगा इस चीज का। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन को कंटिन्यूसली वही चीज लिखा है कि स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस। कहाँ पर मिलेंगे स्पिंडल एपरेटस में, कब? जब सेल डिवीजन हो रहा होगा एनिमल सेल के अंदर। ये चीज हमें देखने को मिलेगी, स्पिंडल फाइबर से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। इसके अलावा आपने देखा यहाँ पर आपको ट्रिपलेट का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से, 1 2 3। इसी तरीके से हमारे पास में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसा करके हमारे पास में 5 6 7 8 9 टोटल हमारे पास में 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। और बीच में आपको यहाँ पर जैसे कि आपको देखने को मिला था अभी हमने जब फ्लैजिला और सीलिया का स्ट्रक्चर देखा वहां पर आपने यहाँ पर सिंगलेट्स बनाए थे, लेकिन यहाँ पर अब क्या चीज है, अब यहाँ पर है प्रोटीनेशियस पार्ट। ये पूरा का पूरा प्रोटीन हब है, इसको हम लोग हब के नाम से जानते हैं। और ये जितने भी हमारे पास में स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, सारे के सारे एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ऐसा लगता है जैसे कि कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर हो। कैसा हो, ये कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, इसीलिए इसको कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर ये देखने को मिलेगा, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे करके हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे चारों तरफ तो आपको 9 का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, 9 ट्रिपलेट्स हैं, लेकिन बीच में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, मतलब 0 है। तो आप कह सकते हो कि 9+2 का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, सेलिया और फ्लैजिला में। 9+0 का अरेंजमेंट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलता है सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स में। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक की कहानी हमारी पूरी हो चुकी है।
आपको यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे ट्रिपलेट और डबलेट का आपको ध्यान रखना है, 9+2 9+0 का अरेंजमेंट कहाँ पर होता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेल का। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है, जिसके बेस पर हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल। इसको हम लोग कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, जितनी भी सेल की एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को ये कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए कंट्रोलर ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या है। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ईयर आपका होगा 1831, 1831 में पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। Later, the material of the nucleus stained by basic dyes was given the name chromatin। और बाद में ये पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कब पता चला, जब इस पे स्टेनिंग किया गया। तो स्टेनिंग करने के बाद आपको पता चला यहाँ पर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। और ये काम किसने किया, फ्लेमिंग ने किया। फ्लेमिंग साइंटिस्ट का नाम है, फ्लेमिंग ने ये काम करके दिखाया कि वहां पर आपको स्टेनिंग किया और आपको क्रोमेटिन थ्रेड देखने को मिले। इसके अलावा आगे देखते हैं, द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, मतलब वो टाइम जब ये डिवाइड नहीं होगा, हैज अ हाईली एक्सटेंड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होता है, जब न्यूक्लियस के अंदर को आप फ्लूइड को देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियर मैट्रिक्स या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज, जिसको आप लोग कहोगे न्यूक्लियोलाई, और अगर आप सिंगुलर की बात करोगे तब हम इसको किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। तो आपको ये एक स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस उसका नाम होगा। ये मेम्ब्रेन लेस होता है, डायरेक्टली न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अटैच में होता है। आगे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन। देखो न्यूक्लियर जो एनवलप होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर आपको दो पैरेलल मेम्ब्रेन देखने को मिलती हैं विद अ स्पेस बिटवीन 10 टू 15 नैनोमीटर। यहाँ पर आपको एक स्पेस देखने को मिलेगा और इस स्पेस का नाम क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर आपका ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा अंदर वाली लेयर, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो बीच बीच में आपको यहाँ पर कट देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पर आपको बीच बीच में पोर्ट्स देखने को मिलते हैं और इन्हीं पोर्ट्स को हम लोग न्यूक्लियर पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे, ध्यान से समझना। अब एक चीज और अभी आपने पॉइंट आउट किया कि ये वाला मेम्ब्रेन और ये वाला मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे इसको, पेरी न्यूक्लियर स्पेस इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे अब ध्यान से समझना क्या है आगे। यहाँ पर आपको बैरियर देखने को मिलेगा, जो कि मटेरियल अंदर की साइड में प्रेजेंट है, वहां से ये बैरियर की तरह हमें देखने को मिलता है, बैरियर की तरह बिहेव करता है, दैट इज अ साइटोप्लाज्म। अंदर आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है सेल का, वो साइटोप्लाज्म हो गया। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बीच का जो बैरियर होगा वही हमारा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ओके। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअसली, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में देखने को मिलेगी विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहीं से आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आउटर सरफेस से, जो बार बार हम लोग शुरू से पढ़ते हुए हैं, उसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम, और यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, राइबोसोम्स, कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। At a number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pores, यहाँ पर आपको छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलेंगे, which are formed by fusion of its two membrane, जहां पर आप देखेंगे दो मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाती हैं, तभी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। कैसा होगा, मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास में एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये आउटर वाली मेम्ब्रेन है और इसकी इनर वाली मेम्ब्रेन, ये दोनों आपस में जुड़ गई, और ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है और ये हमारी ये इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों आपस में जुड़ गई, ठीक है। ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है और ये हमारी इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों आपस में जुड़ गई। अब ये बीच बीच में जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये चीज, ये है हमारे न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोलेंगे इसको, ये है हमारे न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पासेज, ये एक तरीके से चैनल की तरह काम करते हैं, पासेज होते हैं किस चीज के लिए, यहाँ से मूवमेंट होगा किसका, आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। आरएनए और प्रोटीन का जो मूवमेंट होगा वो बोथ डायरेक्शन में होगा, कहाँ से कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में
और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। आगे देखेंगे देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व। बहुत सारे ऐसे भी हमें सेल्स देखने को मिलते हैं जहां पर कई सारे न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। कैन यू रिकलेक्ट नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। कह रहा है एक सेल से ज्यादा न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे, क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जानते हो? तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाते हैं। हम लोग फंगी के अंदर भी देख लेते हैं बहुत सारे हमारे पास में। और फंगी के अंदर आपको बहुत सारे सेल्स होते हैं जहाँ पर आपको कई सारे न्यूक्लियस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे एनिमल सेल में भी आपको कई ऐसी सेल्स देखने को मिल जाएंगी जहां पर आपको कई सारे न्यूक्लियस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एनिमल सेल में अगर हम लोग बात करें तो एनिमल सेल में आपको स्केलेटल मसल्स वगैरह हो जाती है। यहाँ पर आपको एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा आगे देखेंगे सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। कुछ ऐसे भी मैच्योर सेल्स होते हैं जहां पर आपको न्यूक्लियस देखने को ही नहीं मिलता, एब्सेंट होता है। तो इसका एग्जांपल है क्या, जहां पर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा आपका आंसर आ जाएगा एराथ्रोसाइट्स। एराथ्रोसाइट्स को हम लोग आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। कुछ मैमल्स के अंदर आपको आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। और वैस्कुलर प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले जो सीप ट्यूब्स होते हैं वहां पर भी आपको न्यूक्लियस एब्सेंट मिलेगा। वुड यू कंसिडर दीज सेल्स एज अ लिविंग। क्या आप इसको लिविंग कंसिडर करोगे? अब बताओ भाई, अगर किसी एक सेल के अंदर न्यूक्लियस ना हो आप उसको लिविंग कहोगे या नहीं कहोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग लिविंग किस बेस पर बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसके पास में सेल प्रेजेंट होती है तब वो लिविंग है, और कोई ऑर्गेनिज्म जहां पर सेल एब्सेंट होती है तब वो नॉन लिविंग है। न्यूक्लियस की तो बातें नहीं होती वहां पर, तो न्यूक्लियस है या फिर नहीं है डजेंट मैटर, सेल का प्रेजेंट होना इज मैटर। तो अगर यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट है या फिर नहीं है हम उसको लिविंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अभी हमने देखा न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। कंटेन्स न्यूक्लियोलस, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा। एंड क्रोमेटिन, और अंदर की तरफ आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्या बोले थे, क्रोमेटिन के नाम से हमने इसको जाना। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर। एक न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस की बात हो रही है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो डायरेक्टली आपको न्यूक्लियर मैट्रिक्स के कांटेक्ट में देखने को मिलेगा। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअसली विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका जो कंटेंट होता है न्यूक्लियोलस का, तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोलस जो स्ट्रक्चर होता है वो डायरेक्टली न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलेगा। एज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती तो डायरेक्टली न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर पाया जाएगा, उसी के साथ में मिला हुआ रहेगा। इट इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। इट इज द एक्टिव साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यहाँ पर आपको आरएनए सिंथेसिस देखने को मिलता है। Larger and more numerous nuclei are present in cells actively carrying out protein synthesis। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो अगला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहां पर हम लोग बात करने वाले हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्रोमोसोम की बात कर ली जाए क्या होगा क्रोमोसोम, तो ध्यान से देखेंगे इसको। You may recall that the interface nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers, जिसको हम लोग क्रोमेटिन के नाम से जाने थे। कह रहा है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब इंटरफेस आता है तो उस टाइम पर ये लूज फॉर्म में जाना हो जाता है स्टार्ट, मतलब कंडेंसेशन यहाँ पर स्टार्ट होगी। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शो स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में क्या फर्क है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में फर्क आपको ये मिलेगा कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो क्रोमेटिन थ्रेड का कंडेंस्ड फॉर्म है। तो जब क्रोमेटिन के अंदर कंडेंसेशन स्टार्ट होती है उसके बाद जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। इन अ प्लेस ऑफ न्यूक्लियस क्रोमेटिन कंटेन डीएनए, आपको क्रोमेटिन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में बाइंड अप कर जाता है और रैपिंग करने के बाद में ये एक दूसरे से पैकेज फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे कि ये और डेंस फॉर्म में पहुंच जाते हैं, जिससे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कुछ आपको नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी देखने को मिलेंगे जो कि और भी बहुत सारे काम करते हैं, रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजों में रोल प्ले करेगा। एंड ऑल्सो आरएनए, और क्या देखने को मिलेगा आपको, आरएनए देखने को मिलता है। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर, आपको एक ह्यूमन सेल की बात कर रहा है, वहां पर आपको 2 मीटर लगभग लंबा थ्रेड ऑफ डीएनए देखने को मिलता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अमंग द 46 मींस 23 पेयर की हम लोग बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की। यहाँ पर आपको इतना क्रोमेटिन देखने को मिलेगा।
You will study the detail of DNA packaging in the form for a chromosome in class 12। एक चैप्टर है क्लास 12 के अंदर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहां पर आप लोग इसके बारे में डिटेल में जानते हो कि जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है किस तरीके से रैप करते हैं, कैसे करके इनकी पैकेजिंग होती है, किस तरीके से 2.2 मीटर लंबा जो हमारा डीएनए है वो कैसे करके एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोग उस चैप्टर के अंदर जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ी सी चीज आपको हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपका जो रैपिंग होती है वो इसलिए हो जाती है क्योंकि आपका डीएनए जो होता है उसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है, और जो आपके पास में ये हिस्टोन प्रोटीन नाम लिखा हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता है और ये एक दूसरे में रैप हो जाते हैं, जिससे कि जो डीएनए का बहुत बड़ा मीटर 2.2 मीटर आपका साइज देखने को मिल रहा है वो रैप होकर के एक छोटे से साइज में आ जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये आपके पास में जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये आपका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को देख पाते हो। ये जो इन्होंने दिखाया है इसको वो कह रहे हैं ये काइनेटोकोर। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास में एक मिडिल पार्ट है और ये हमारे पास में एक जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये है हमारा पी आर्म और ये है हमारा क्यू आर्म। एक पी आर्म और एक क्यू आर्म दोनों को मिला करके हम लोग कहेंगे ये है क्रोमेटिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं, क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। फिर आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रोमियर। ये स्ट्रक्चर हमारा है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ आपको एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर। इसी डिस्क शेप स्ट्रक्चर का नाम होता है काइनेटोकोर। और इसी काइनेटोकोर के साथ में जब सेल डिवीजन हो रहा होगा तब स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल ने बनाए हैं वो इसी के साथ में आकर के अटैच होते हैं। ओके, अब आगे देखना, अगर आपको एक सेंट्रोमियर के साथ में एक पी आर्म और एक क्यू आर्म देखने को मिलेगा तब हम कहेंगे ये सिंगल क्रोमेटिड है। और अगर आपको यहीं पर एक सेंट्रोमियर के साथ में एक और पी आर्म और एक और क्यू आर्म देखने को मिल जाए तब हम कहेंगे ये भी एक कंप्लीट क्रोमोसोम है, लेकिन ये कौन सा वाला है, डबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम है। तो हम अगर कहेंगे सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम क्या होगा, पी आर्म और क्यू आर्म सिर्फ सिंगल सिंगल देखने को मिलेगा, सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम। अगर पी आर्म और क्यू आर्म दो दो देखने को मिले तब आपको क्या मिलेगा, डबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम देखने को मिलता है। और जब एक सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड्स जुड़े हुए होते हैं इस टाइम पर आप इस क्रोमेटिड को किस नाम से जानोगे, सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। ये पूरा कंप्लीटली क्रोमोसोम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक सेंट्रोमियर से अगर दो क्रोमेटिड जुड़े हुए होंगे उसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ पर आपको ये जो क्रोमेटिड है ये जो होगा वो क्रोमोसोम के जो अमाउंट होता है उसको रिप्रेजेंट करने का, क्रोमोसोम का जो अमाउंट होता है वो क्रोमेटिड के बेस पर ही डिफाइन किया जाता है। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली अ डिवाइडिंग सेल। जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो कब हमें देखने को मिलेंगे, डिवाइडिंग सेल पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब सेल में डिवीजन हो रहा होगा तब आपको ये क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है इसी को हम लोग किस नाम से कह रहे हैं, इसी को हम लोग सेंट्रोमियर नाम देते हैं। ऑन द साइड्स ऑफ द विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, दोनों साइड में आपको एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग काइनेटोकोर के नाम से जानते हैं। सेंट्रोमियर्स होल्ड टू क्रोमेटिड्स। एक सेंट्रोमियर पर आपको दो क्रोमेटिड्स देखने को मिलते हैं एक क्रोमोसोम के। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अगर आप इस सेंट्रोमियर की पोजीशन को देखोगे इस बेस पर आपको क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइडेड देखने को मिलेंगे। कौन कौन से वो 4 पार्ट होते हैं, एक तो होगा मेटासेंट्रिक जब बिल्कुल मिडिल में सेंट्रोमियर होता है, एक होगा सब मेटासेंट्रिक जब सेंट्रोमियर थोड़ा सा नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, फिर आपको देखने को मिलेगा एक्रोसेंट्रिक जिसमें आपको पी आर्म और ज्यादा शॉर्ट देखने को मिलेगी, और एक होता है टेलोसेंट्रिक। ये 4 फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। टेलोसेंट्रिक में जो पी आर्म होती है वो टर्मिनल पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, ये 4 फॉर्म आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला हमारे पास में कौन सा है, मेटासेंट्रिक, दूसरा कौन सा है, सब मेटासेंट्रिक, तीसरा कौन सा है, एक्रोसेंट्रिक, और चौथा कौन सा है, टेलोसेंट्रिक। ये 4 पार्ट आपके पास में देखने को मिलेंगे। अब ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस चीज को। आपके पास में ये स्ट्रक्चर है, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला ये हमारा होगा, कौन है ये, मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक, चौथा टेलोसेंट्रिक। ये 4th टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ
सेंट्रोमियर पोजीशन देखने को मिलेंगे। अब देखना बिल्कुल मिडिल में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मिडिल में आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है सेंट्रोमियर। तो पी आर्म और क्यू आर्म बराबर आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे ये मेटासेंट्रिक है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो पी आर्म थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, क्यू आर्म बराबर है वहीं पर देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा छोटा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे एक्रोसेंट्रिक में तो पी आर्म काफी ज्यादा छोटा हो चुका है, और ये वाला जो हमारे पास में आर्म है ये लॉन्ग ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में जो टेलोसेंट्रिक होता है, यहाँ पर पी आर्म देखो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, टर्मिनल पर पहुंच चुका है, और क्यू आर्म वही सेम पोजीशन पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको सेंट्रोमियर की पोजीशन अलग अलग देखने को मिल रही है, इसी बेस पर हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनता है कि आपका ये वाला जो है हमारा ये वी और के शेप को डिफाइन करेगा, ये हमारा जो होगा ये हमारे पास में देखने को मिलता है, ये हमारा एल शेप को डिफाइन करता है, ये जे शेप को डिफाइन करता है, और ये हमारा जो होता है वो आई शेप को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि कौन सी शेप में आपको कौन सा वाला टाइप देखने को मिलेगा। शेप ऑफ क्रोमोसोम्स आपसे पूछा जाता है, शेप ऑफ क्रोमोसोम आपसे पूछेगा, तो शेप ऑफ क्रोमोसोम जब भी आपसे पूछे तो ध्यान रखना कि शेप ऑफ क्रोमोसोम कौन कौन से होंगे। 4 तरीके के आपके पास में शेप देखने को मिलेंगे। कौन से 4 तरीके के शेप होंगे? एक हमारे पास में मेटासेंट्रिक, एक हमारे पास में सब मेटासेंट्रिक, एक हमारे पास में एक्रोसेंट्रिक, और एक अपना कौन सा है टेलोसेंट्रिक। तो मेटा, सब मेटा, एक्रो और टेलो चारों ही जो सेंट्रोमियर के बेस पर आपको अलग अलग पोजीशन के बेस पर देखने को मिल रहे हैं, सभी के शेप आपसे पूछता है। तो जब आपसे पूछेगा मेटासेंट्रिक के बारे में, तब आप कहेंगे मेटासेंट्रिक का जो शेप होता है वो कैसा होगा, वी या फिर के शेप होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पर इसको खींचा जाएगा, यहाँ पर इसको खींचा जाएगा, यहाँ पर एक स्पिंडल फाइबर होगा, यहाँ पर एक स्पिंडल फाइबर होगा। जब इन दोनों को इस तरीके से खींचेंगे तो ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक हमारे पास में ये स्ट्रक्चर है, इसने स्पिंडल फाइबर को एक इधर खींचा एक इधर खींचा है, तो ये जो होगा ये इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे करके पोजीशन में आ जाएगा। और अगर ये ऐसे पोजीशन में आ रहा है तो आप यहाँ पर बीच में मिडिल में देख रहे हो तो ये के शेप भी देखने को मिल रहा है, और उसको थोड़ा सा रोटेट करके देखो तो यही आपको वी शेप, सिर्फ इतना देखो तो इतना देखोगे तो आप वी शेप में देखोगे, और अगर ऐसे करके यहाँ पर देख लोगे तो ये के शेप में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर आपको ये एल शेप हो जाएगा, ये जे शेप हो जाएगा, ये आई शेप हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से इसी बेस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। आगे देखते हैं। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary construction at a constant location। कह रहे कभी कभी क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे आपका ये क्रोमोसोम है, ये हमारे पास में देखने को मिला, ये हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है। कभी कभी क्या होता है, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के अलावा आपको एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिल जाता है। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन को हम लोग क्या करें, ये है हमारा सेंट्रोमियर। ठीक है, और जो हमारा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है इसको हम लोग कहेंगे ये है हमारा सैटेलाइट, ये हमारा सैटेलाइट है। तो ऐसे क्रोमोसोम जहां पर आपको सैटेलाइट देखने को मिले उसको हम लोग सेट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेट क्रोमोसोम के नाम से जानेंगे। तो ऐसे क्रोमोसोम जहां पर आपको प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के साथ साथ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी देखने को मिले, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन को हम लोग सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। जहां पर सैटेलाइट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सेट क्रोमोसोम बोलते हैं। और अगर आपसे पूछे इन केस ऑफ ह्यूमन बताओ कौन कौन से सेट क्रोमोसोम होते हैं, तब आपका आंसर जाएगा 13, 14, 15, 21, 22। ये 5 ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो आपको सेट क्रोमोसोम के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। 13, 14, 15, 21, 22 ये वो क्रोमोसोम्स हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा सैटेलाइट, और सैटेलाइट होने की वजह से इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट क्रोमोसोम के नाम से जानेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास में होगा अगला टॉपिक जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा माइक्रो बॉडीज। देखना जरा, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड, यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, माइन्यूट छोटे छोटे वेसाइकिल की फॉर्म में स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग माइक्रो बॉडीज के नाम से जानते हैं। दैट कंटेन वेरियस एंजाइम, आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के एंजाइम्स देखने को मिलेंगे जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के केस में भी और एनिमल के केस में भी। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के बहुत सारे माइक्रो बॉडीज होते हैं, बाकी सारी चीजें मैं डिटेल में बता चुका हूँ आपको, फिर भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। स्फेरिसोम देखने को मिल जाएगा आपको, माइक्रो बॉडीज स्फेरिसोम देखने को मिल जाएगा, और क्या मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम देखने को मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, ग्लाइऑक्सीसोम। ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो बॉडीज देखने को मिलते हैं
जिसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को लिखवाया हुआ है, ठीक है। सो वी आर डन विद द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। जो भी चीजें आपको एडिशनल कराया गया है वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर मेंशन करके रखो। अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर विजिट करो, नीट बायोलॉजी 360 करके। नीट बायोलॉजी 360 अगर आपको टेलीग्राम पर विजिट करोगे, सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स वहां पर मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर के नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी नीट से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो के अंदर, और अभी तक आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखा है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारी पूरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मैंने वहां पर कंप्लीट कराया हुआ है। और ये आपका जो लास्ट लेक्चर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, ये भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा, तो इसको कंप्लीट करिए। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। इसी तरीके से आपको कंप्लीटली क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही पोटेंशियल आपको मिलेगा यहाँ से, हाई स्कोर अचीव कर पाओगे बायोलॉजी के अंदर। सारी चीजें आपको नीट का जो 2026 का पूरा रोड मैप है बहुत ही शानदार हो जाएगा, बहुत ही अच्छी जर्नी होगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहली बार विजिट कराया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चिल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।